गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको देंगे जो पीसीएस और आईएएस और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी, अर्थात वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। उन्हीं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो हम आपको न्यूज समझाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ आपको आइडिया होना चाहिए, वो आप लिख लें। भारत की हरित हाइड्रोजन नीति। हरित हाइड्रोजन नीति, ठीक है। इसे 2022 नाम क्या है, 2022। हमारे एग्जाम के लिए इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे हैं जो वनडे के लिए और पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि कौन सा मंत्रालय लेकर आया है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। दूसरे अगर हम बात कहें तो इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक 5 मिलियन टन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ठीक है। ये दो फैक्ट ऐसे हैं जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे। अब हम इसके कुछ बताते हैं कि इसमें कुछ और भी फैसिलिटीज दी गई जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये कहा गया है कि कोई भी परियोजना, मतलब कोई भी कंपनी अगर इस परियोजना को जून 2025 तक लागू कर दे तो उसे अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क अगले 25 वर्ष तक उसमें छूट मिल जाएगी। कब तक लागू करे, जून 2025 तक। और कितने वर्षों की छूट मिल रही है, 25 वर्षों की मिल रही है, पहला। दूसरा सुविधा ये दी गई है कि अगर ये जो हरित हाइड्रोजन वाली कंपनियां हैं, ये जितनी भी डिस्कॉम कंपनियां हैं, डिस्कॉम वो विद्युत कंपनियां होती हैं जो विद्युत का वितरण करती हैं। मींस विद्युत उत्पादन दूसरी कंपनी करती है, वितरण का काम दूसरी कंपनी करती है। तो जो कंपनी विद्युत उत्पादन का मींस वितरण करती हैं, उन्हें कहा जाता है कि 30 दिन के लिए ये अपनी ऊर्जा को इसके पास जमा कर सकते हैं और उसके बाद वापस भी ले सकते हैं। तो ये 30 डेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ 25 वर्षों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, फिर ये भी कहा कि जो अगर इतनी ऊर्जा उत्पादित कर लेते हैं कि उनका निर्यात करो, तो बंदरगाहों के पास बंकर बनाने के लिए छूट मिलेगी, या वो हम कहेंगे सरकार कम शुल्क पर आपको क्या जमीन उपलब्ध कराएगी जो बाजारी मूल्य होगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हम कहें इसके लिए एकल पोर्टल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी के लिए स्टेटमेंट वाइज इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पीसीएस के लिए वनडे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और 2030 तक 5 मिलियन टन हम हरित हाइड्रोजन का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। साथ में हम और बता दें आपको, अभी हमारे यहाँ कोप 26 हुआ है। कौन सा हुआ है, कोप 26। इस कोप 26 में हमने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रख लिया हमने। मीन्स जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा हमने ये भी कहा कि 2030 तक हम ऐसे पॉलिसीज लेकर आएंगे कि 45% कार्बन इंटेंसिटी हमारे यहाँ कम हो जाए। मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है उसकी में 45% की क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमने आपको बताया, देखिए 2022 की जो हमारे यहाँ हरित हाइड्रोजन नीति है, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टारगेट कितना है, 2030 तक 5 मिलियन टन का टारगेट है, ठीक है। और कौन मंत्रालय वो कर रहा है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बाकी ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख सकते हैं तो आप याद रखिए। मैंने आपको पहली न्यूज समझाई है भारत की हरित हाइड्रोजन नीति क्या है। अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है जो डिस्कशन में, वनडे एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अभी नया सीमा कानून लेकर आया है। तो नया सीमा कानून नाम से हम न्यूज बता रहे हैं, नया सीमा कानून। तो ये जो है इसका उत्तर होगा चीन। अब हम थोड़ा उसे देख लेते हैं पीसीएस और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या प्रावधान है। उसने क्या कहा कि अगर हमारे देश की संप्रभुता वर्ड तो समझते होंगे आप लोग, कि आंतरिक या बाह्य में अगर कोई क्षति पहुंचा रहा हो। दूसरा क्या कहा कि हमारी सेना को कोई अगर कोई हानि पहुंचाएगा तो वो उससे किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब वो कोई भी एक्शन ले सकता है, ये कहा।
तो देखिए इसकी बहुत प्रोस्पेक्ट निकाले जा रहे हैं। ये भारत का पड़ोसी देश है, भारत के साथ चीन के तनाव चलते हैं, तो उसके लिए भी ये क्या है, एक नकारात्मक मैसेज है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा हम कहें दक्षिण चीन सागर में चीन का देश होगा, तो हम कह सकते हैं भारत के लिए दक्षिण चीन सागर का विवाद जिन देशों के साथ चीन का चल रहा है उनके लिए बहुत कड़ा संदेश है। लेकिन इसमें एक सकारात्मक प्रावधान भी है। उसने ये कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ अपने जो संबंध हैं वो मित्रता के साथ, विश्वास के साथ और संवाद के साथ निपटाएंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि चीन साम्राज्यवाद नीति जिसे वैश्विक स्तर पर उठाया जा रहा था, वो साम्राज्यवादी नीति जो है चीन ने अपने कानून में, अब अपनी संसद में पारित कर दी है। तो ये बात आपको समझनी है कि चीन अभी एक नया सीमा कानून लाया है। उसने कहा कि हमारी संप्रभुता और सेना को कोई क्षति पहुंचाएंगे तो वो कोई भी एक्शन ले सकता है। इससे हमें समझना चाहिए कि ये भारत के लिए और दक्षिण चीन देशों के साथ जिनके विवाद चल रहे हैं उनके लिए कड़ा संदेश है। ठीक है, तो हमने दोनों प्रोस्पेक्ट से आपको न्यूज को समझाया कि उसके क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब अगली जो न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का लोक व्यवस्था कानून 1978, ये बड़ा चर्चा में चल रहा है। देखिए चर्चा में क्यों चल रहा है, हमें पता है 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसमें धारा 370 में कुछ सुधार किए गए, हम कहें समाप्त तो नहीं की गई, या अनुच्छेद 370 में सुधार किए गए, और उसके उस दौरान भी इस कानून को यूज किया गया था। अब हम सबसे पहले बताते हैं ये क्या है। ये जम्मू कश्मीर की राज्य सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाने के लिए अधिनियम है। इसका मेजर प्रोविजन क्या है समझिएगा, कि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, किसके आधार पर, संदेह के आधार पर 2 वर्ष तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। बात समझ, तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। तो हाल में क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि कुछ अन्य लोगों को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य लोगों को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया। अब देखिए क्या है, ये क्यों चर्चा में थोड़ा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें कि इसमें आर्टिकल 20 का, जिसमें हम कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और हम दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करते हैं, 21 में हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण जैसे अनुच्छेद हैं उनका उल्लंघन हुआ है। बात समझे। लेकिन भारत सरकार का तर्क है कि देखिए मौलिक संविधान में ही हमारे प्रावधान है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, या हम कहें शिष्टाचार, या हम कहें एकता अखंडता को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा हो तो उन मौलिक अधिकारों को संविधान में भी प्रतिबंधित किया गया है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 19 में कि क्लॉज 2 में 8 प्रतिबंध लगाए गए हैं कि हम लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं पर क्या लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब कुछ बातें बताते हैं इस एक्ट की ओर। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग करके रिहाई ले सकते हैं, लेकिन सरकार अगर चाहे तो आपको पुनः गिरफ्तार कर सकती है। बात समझ पा रहे, सरकार चाहे तो आपको क्या कर सकती है, पुनः गिरफ्तार कर सकती है। तो आर्टिकल 32 तो आप यूज कर सकते हैं। ये पावर किसे दी गई, डीएम को दी गई। पावर किसे दी गई, डीएम, यानी डीएम इन तथ्यों की जानकारी लेता है कि ये व्यक्ति क्षति पहुंचा सकता है, डीएम के पास ही ऑर्डर है, वही ऑर्डर जारी करेगा, वही ने किसी को गिरफ्तार करवा सकता है। तो हमें ये समझना है, एक इशू है के बेसिस पर मुद्दा है, हमें इतना समझना है कितने वर्ष तक बिना मुकदमे की हिरासत में ले सकते हैं, 2 वर्ष तक के लिए। ठीक है, और आपको पता है सरकार का भी तर्क, अगर आपसे कोई पूछ दे संक्षेप में, हालांकि बहुत डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, तो नहीं। किस लिए, क्योंकि हमें पता है देश की एकता और अखंडता को संरक्षित करने के लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि जांच जो डीएम का प्रोस्पेक्ट प्रस्तुत करता है उस पर थोड़ा प्रक्रिया ठीक से देखी जाए कि सच में वो व्यक्ति संदेह के आधार पर या कोई राजनीतिक कारणों की वजह से तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन बिंदुओं पर भी विचार करना जरूरी होता है। ठीक, तो हमने तीसरी न्यूज आपको समझाई है, जम्मू कश्मीर का लोक व्यवस्था क्या है, कानून। अब देखिए एक और मेजर न्यूज जो है बहुत चर्चा में चल रही थी, उसकी हम बात करते हैं। स्थानीय निकाय समझते होंगे आप, या हम कहें स्थानीय स्तर की सरकार। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय कौन, पंचायत हैं, नगर पंचायत हैं, ये जो पंचायतें हैं, इनमें ये कहा गया है, ध्यान से समझेंगे, महाराष्ट्र ने
27% का ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल में यह पुनः इसलिए चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा लिया। तो न्यूज समझ में आ रही है स्थानीय निकाय में। अब देखिएगा, समझिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले उसकी गाइडलाइन बताने। उसने कहा कि विशिष्ट आयोग एक बनाओ और उसमें देखो, वो जांच करे, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप क्या दे सकते हो, रिजर्वेशन दे सकते हो। अब गाइडलाइन ये जारी की है, पहले उसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसने क्या कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने, देखिए हमने एक आयोग भी बनाया था, हमने पर्याप्त आंकड़े भी देखे थे और हमने 50% के नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया था और ये सब शर्तों के आधार पर उसने क्या कहा है, 27% रिजर्वेशन दिया है। अब हमें समझना है संविधान, क्योंकि संवैधानिक प्रोविजन से ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ चीजें हम आपको रिकॉल करा दें रिजर्वेशन को लेकर। हमें पता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि हमारे यहाँ SC ST और पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है और उसी पिछड़े वर्ग के तहत ही अन्य पिछड़ा वर्ग भी परिभाषित किया गया है। अगर हम इसकी फैक्चुअल की बात करें तो हमें पता है 1953 में हमने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जिसे हम काका कालेकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो 1979 में हमने बनाया, जिसे BP मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। उसने अपनी 1980 में रिपोर्ट्स दी थी। अगर हम तीसरे की बात करें ध्यान से समझें, तो इसे लागू किसने किया, तो BP सिंह ने लागू किया था 27%। लेकिन वो BP सिंह ने स्थानीय निकायों में लागू नहीं किया था, वो कहां लागू किया, सरकारी सेवाओं वगैरह में लागू किया। फिर हमने देखे उसी दौरान 1991 में PV नरसिम्हा राव ने EBC मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए भी लेकर आए थे 10%, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। फिर मैंने आपको इंदिरा साहिनी मामला पढ़ाया है। अगर हमारे आप मौलिक अधिकार के एक वीडियो पॉलिटी का देखेंगे तो उसमें इन मामलों को मैंने काफी डिटेल से समझाया है कि ये इशूज क्या है। अगर आप विस्तृत जानना चाहते हो आप उस वीडियो को देख सकते हैं वहां पर। तो इंदिरा साहिनी मामले में उन्होंने जो शर्तें वगैरह दी कि जाति के आधार पर आरक्षण गलत नहीं है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, फॉरवर्ड बैकलॉग नहीं लागू होगा, इस तरीके की कई गाइडलाइंस दी और 50% की अपर लिमिट निर्धारित की। तो इंदिरा साहिनी मामला इंपॉर्टेंट है। 77वां संविधान संशोधन या 77th हम बोलें, वो अमेंडमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने कहा कि प्रमोशन एंड रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 85वां संशोधन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत दिया। हम फैक्चुअल बात करें तो बहुत सी स्टैटिक पोर्शन रिजर्वेशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2006 का नागराज मामला इंपॉर्टेंट है, 2018 का जर्नैल सिंह मामला इंपॉर्टेंट है। हम कहें कि ये सब रिजर्वेशन से रिलेटेड इशूज हैं। अगर आप इन्हें डिटेल में समझना चाहते हैं तो मौलिक अधिकार नाम से जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है पॉलिटी में, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो बहुत विस्तृत रूप से मैंने इनके एक एक तथ्य पर बात की है। इतना समझाया है क्रीमी लेयर क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है। अब मैंने परिणामी ज्येष्ठता कैसे निर्धारित होती है इस कॉन्सेप्ट को वहां पर डिटेल में समझाया, तो वहां से समझ सकते हैं। अब हमें समझना इसके बारे में, स्थानीय निकाय के बारे में। हमारे यहां ये प्रावधान है कि विधानमंडल मतलब राज्य सरकारें चाहे तो ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकती मतलब उनके पास ये अधिकार है। लेकिन एक बात और समझिएगा, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अनिवार्य है 33% और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन क्या है, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। ये बात याद रखें। और ये 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में इन चीजों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनिवार्य प्रावधान में नहीं। तो ओबीसी के इस न्यूज में इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगली न्यूज जो हम आपको बता रहे हैं वो ब्रिक्स शेरप्पा चर्चा में है। तो ये पूछा जा सकता है कि शेरप्पा क्या है। अगली न्यूज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिक्स शेरपा। तो पहले हम शेरप्पा क्या है। शेरप्पा प्रतिनिधियों को कहते हैं जो ब्रिक्स की हर साल अध्यक्ष चुना जाता है। उस अध्यक्ष जनवरी माह में बैठक होती है और उस बैठक अध्यक्ष चुनने के लिए जो भी प्रतिनिधि भाग लेते हैं उन प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं, शेरप्पा। यह बौद्ध धर्म का शब्द है, तिब्बती भाषा का हम कहें क्षेत्र का शब्द है। इसमें 3 क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। कहते लोग इसमें भारत के लोग आते हैं, इसमें नेपाल के लोग आ जाते हैं और इसमें चीन के लोग आते हैं। मतलब ये जातीय शब्द माना जाता है शेरप्पा। हालांकि ब्रिक्स का मेंबर नेपाल नहीं है। हमें पता है, ब्रिक्स के बारे में जानते हैं ये क्या है। ब्रिक्स को हम लिखते हैं BRICS। इसमें 5 देश हैं, अल्फाबेट से पता चला होगा। B फॉर ब्राजील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और यहां से साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक व्यक्ति हुए 2001 में जिनका नाम है जिम ओ'नील। क्या नाम है, जिम ओ'नील।
ये कोई संगठन नहीं है, ये इन्होंने एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दिया था। ब्रिक्स क्या है? एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे देशों का समूह है जहां 40% पॉपुलेशन रहती है दुनिया की। कितनी? और क्या कहा कि यहां पर 30% जो है ये दुनिया की जीडीपी को कवर करती है, 17% ये ट्रेड को कवर करती है दुनिया के। और अगर ये मिलकर विकास की नीतियां अपनाएं और वो करें तो ये बहुत बेहतर विकास कर सकते हैं। और ये बात सही है कि सबसे अधिक पॉपुलेशन आपको पता है दोनों कंट्री चीन और इंडिया दुनिया के इसी में है। क्षेत्रफल देखिए ब्राजील का भी बहुत बड़ा, चीन का भी बहुत बड़ा है, रसिया का भी बहुत बड़ा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो जिमोनल, तो इसी के आधार पर 2009 में रूस में एकातेरिनबर्ग नामक स्थान पर एक बैठक हुई और उसी में इसका गठन हुआ 2009 में। कहां पर? एकातेरिनबर्ग में क्या हुई? बैठक हुई। और वहां पर इसकी पहली बैठक में इसका क्या हो गया? गठन हो गया। हमें इतना ही जानना कि 5 सदस्य होते हैं। 2009 में इसकी पहली बैठक हुई और प्रतिवर्ष बैठक होती। हालांकि मेंस प्रोस्पेक्टिव से ब्रिक्स के क्या पक्ष हैं कि ब्रिक्स की प्रासंगिकता कम क्यों होती जा रही है, ब्रिक्स की प्रासंगिकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन मुद्दों को भी हमें देखना होता है। ठीक, तो हम उस पर नहीं अभी बात करते, फिर अगर आप लोग इच्छा प्रकट करेंगे तो हम ये भी समझाएंगे। हमने आपको 5 एक मेजर इशूज समझाए हैं। अब कुछ हम आपको वन लाइनर न्यूज बताते हैं जो वनडे, पीसीएस और आईएएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली न्यूज जो है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। ये देखिए क्या है, पहले तो ये समझिए। ट्रैफिक शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि ट्रैफिक के बारे में बताती है। तो भारत में सर्वाधिक ट्रैफिक वाला जो स्टेट है या शहर है वो मुंबई है। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के तहत किस शहर में सबसे अधिक ट्रैफिक बताया गया है? मुंबई। तो पहली न्यूज। दूसरी न्यूज की हम बात करें तो एसर रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका फुल फॉर्म समझे, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। वार्षिक शिक्षा पर एक रिपोर्ट आती है। किस पर रिपोर्ट है? ये शिक्षा पर। और कौन जारी करता है? प्रथम फाउंडेशन। कौन जारी करता है? प्रथम फाउंडेशन। ये एनजीओ है जो इसे जारी करता है। ठीक। तीसरी की अगर हम बात करें तो एक चल रहा है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट, मैंने कल गंगा ऑपरेशन जैसे बताया था वैसे ही क्या चल रहा है? ऑपरेशन आहट। ये क्या है? जो लंबी मार्ग ट्रेनें चलती हैं, बहुत दूरी तय करती हैं, उनमें बच्चों और महिलाओं की तस्करी देखी गई है। तो ऑपरेशन आहट के तहत ये कहा गया है कि हमने टीम गठित कर दी है और वो टीम केवल तस्करी को नियंत्रित करेगी। जैसे गंगा ऑपरेशन यूक्रेन से यहां के लाने, ऐसे ही ऑपरेशन आहट है। ठीक है। और चौथी अगर हम न्यूज की बात करें तो म्यूज और हेलियोस्पर्म ये नासा के 2 अभियान हैं जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? स्टडी किसकी है? सन की। कौन कर रहा है? नासा कर रहा है। और सन में भी किसका? कोरोना पार्ट का करेंगे। मैंने सन पर क्लास ली है, वहां आप देखिएगा कि मैंने संरचनाएं पढ़ाई हैं। कोरोना जो है वो प्रकाश मंडल का बाहरी भाग होता है, तो आप उसे समझेंगे कि क्या है कोरोना। तो ये चौथी न्यूज है आपकी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पांचवी की अगर हम बात करें तो एक अभियान चलाया गया है गोल अभियान। पूछा जाता है ये क्या है? तो ये एसटी जो हैं अनुसूचित जनजाति हैं उनकी प्रतिभाओं को खोजने के लिए, उनके बहुत जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनमें बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं, बहुत सी उन्हें मेडिसिन के बारे में पता होता है, तो वो किसकी कौन सी प्रतिभाएं? एसटी प्रतिभाओं को खोजने के लिए ये शुरू किया गया है। अन्य कुछ और हम बताएं आपको वन लाइनर न्यूज, तो पूछा जा सकता है एक खेल उद्योग, मतलब खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो होगा हमारा उत्तर मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। ठीक। तो ये हमसे पूछा जा सकता है। अगर हम और बात करें तो एक बहुत ज्यादा चल रहा है विच हंटिंग। इसमें टॉप किसने किया है? झारखंड ने। पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या है। महिलाओं को अभद्र शब्द बोलकर, उन्हें वो मानकर, जैसे टोना टटका चलता है, गाली गलौज देकर, वो कर कर उन्हें मार दिया जाता है। तो वो भाई विच हंटिंग बोलते हैं। उसमें टॉप किस सबसे ज्यादा मृत्यु किस राज्य में हुई है? झारखंड में हुई है। किसकी रिपोर्ट है? एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ठीक। अगर हम इसी तरीके से कुछ और न्यूज देखने की कोशिश करें तो हमें पता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हमसे पूछा जा सकता है किसने चलाई? तो आंध्र प्रदेश की है ये।
इसी तरीके से माइक्रो मित्र एक योजना चली है, वो कर्नाटक बैंक ने चलाई है, हम इस न्यूज को भी याद रख सकते हैं। मतलब कुछ वन लाइनर न्यूज तो जो हमने आपको बताई और बाकी मैंने आपको डिटेल में बताई। इसी तरीके से हम आपको आगे सेशन में भी बताएंगे, कुछ न्यूज लेकर हम आएंगे, ठीक है। एक चीज और हम ये सोच रहे हैं कि हम टॉपिक वाइज करें कुछ वीडियोज, जैसे हम अगली जो करंट अफेयर्स की वीडियोज लाएंगे उसमें 5 अधिनियम या किसी दिन इंडेक्स इस तरीके की भी लेकर आएंगे। अभी हम मिक्स आपको दे रहे हैं जो सभी को प्रॉफिट हो, फिर हम टॉपिक वाइज भी लेकर आएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो आगे धीरे धीरे करंट अफेयर्स में आप पूर्ण भरोसा जता सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है गीता में लिखा है कि जहां श्रद्धा है वहीं लाभ है, संशय से लाभ नहीं। अगर आप हमसे विश्वास से जुड़ेंगे तो हम आपके करंट अफेयर्स के वर्डन को निरंतर दूर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।